हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टूर ऑफ संसार चैनल में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसे भारत का आखिरी छोर कहा जाता है, जहाँ मौजूद है 3000 साल पुराना मंदिर और जहाँ होता है 3 सागरों का संगम। एक ऐसी जगह जहाँ के बीचेस पे नजर आती है कई रंगों की रेत। एक ऐसी जगह जहाँ आज के जमाने में भी एक भी सिनेमा घर नहीं है, जहाँ सूरज और चंदा दोनों एक साथ नजर आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर लाखों पेड़ पौधों की प्रजातियों का घर है ये। लेकिन आखिर कहाँ है ये जगह और क्या है इसका नाम? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बिना देर किए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हम बात करें तमिलनाडु राज्य में बसे कन्याकुमारी जिले की, जो 1672 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कन्याकुमारी जिले का सबसे बड़ा गांव है कलकुलम, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के लिहाज से सबसे आगे है। इस खूबसूरत से जिले की जनसंख्या है करीब 18,70,000। इस पॉपुलेशन में हिंदुओं का सबसे ज्यादा बोलबाला है। यहाँ की कुल आबादी का 48.67% हिंदू, 46.85% ईसाई, 4.20% मुस्लिम और 0.01% सिख हैं। खूबसूरत वादियों से घिरा ये जिला हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। भारत में यूं तो घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है, लेकिन कन्याकुमारी उन खूबसूरत जगहों में से एक है जहाँ हर साल बड़ी संख्या में देसी और विदेशी टूरिस्ट आते हैं। कन्याकुमारी न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कन्याकुमारी हमारा आखिरी छोर है। चारों तरफ बिखरी हरियाली और लजीज खान पान के चलते कन्याकुमारी भारत सहित दुनिया भर में फेमस है। यहाँ की पहाड़ियाँ अपने आप में कुछ कहती हैं और मानसून में यहाँ मौसम इतना सुहाना होता है जिसका कोई जवाब नहीं है। प्रकृति प्रेमियों के लिए कन्याकुमारी को स्वर्ग का द्वार माना जाता है, जिसके अंदर घुसते ही दिल खुश हो जाता है। दोस्तों, कन्याकुमारी को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वही जगह है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम होता है, यानी 3 सागरों की संगम स्थल है। इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। कन्याकुमारी में ही मौजूद है कन्याकुमारी शहर, जहाँ टूरिस्ट सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि ये शहर न सिर्फ बेहद अट्रैक्टिव है बल्कि खान पान में भी सबसे आगे है। कन्याकुमारी घूमना एक अच्छा प्लान है, लेकिन अगर आपके प्लान में कहीं भी मूवी थिएटर है, मतलब आप वहाँ जाकर सिनेमा घर में मूवी देखना चाहते हैं, तो आपको ये प्लान यही ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि कन्याकुमारी भारत की वो जगह है जहाँ आज की डेट में तो कोई सिनेमा घर मौजूद ही नहीं है। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि कन्याकुमारी को कन्याकुमारी ही क्यों कहा जाता है। तो बता दें कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शिव पुराण के मुताबिक बनासुरा नाम का एक राक्षस हुआ करता था और उसको खत्म करने के लिए आदिशक्ति का रूप लेकर जन्मी थी कुमारी नाम की कन्या। उन्हें उनके पिता द्वारा दक्षिणी भारत का राजपाट सौंपा गया। कुमारी भगवान शिव से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और वो उनसे शादी भी करना चाहते थे, इसलिए कुमारी ने कठिन तपस्या की। कुमारी की तपस्या से भगवान शिव खुश भी हो गए और कुमारी का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही नारद मुनि को मालूम हुआ कि कुमारी का जन्म तो राक्षस का अंत करने के लिए हुआ है, वैसे ही सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की बारात को वापस लौटा दिया। जिसके बाद राक्षस वानासुर कुमारी के पास शादी करने के लिए पहुंचा, लेकिन कुमारी ने युद्ध का प्रस्ताव रखा और राक्षस को हराकर हमेशा हमेशा के लिए कुंवारी रह गई। इसीलिए इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ा। इस खूबसूरत से राज्य के इतिहास पे नजर डालें तो यहाँ चोल, चेर और पांड्या जैसे शासकों ने शासन किया है। इसके अलावा मिडिल हिस्ट्री में ये विजयनगर साम्राज्य का भी हिस्सा हुआ करता था। कन्याकुमारी में सबसे खूबसूरत नजारा होता है सूरज उगने का। चमकीली रेत, छलछल बहता पानी, रंग बिरंगी लहरें और मध्यम मध्यम चलती हवा के बीच सुबह सुबह सूरज उगता हुआ देखना कमाल का नजारा होता है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन कन्याकुमारी में ज्यादातर लोग तो उगता हुआ सूर्य देखने के लिए ही आते हैं। यहाँ सुबह सुबह लगभग हर होटल, रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस की छत पे आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी और ये भीड़ उगते हुए सूरज को देखने के लिए होते हैं। यहाँ नॉर्थ में 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है, जहाँ से ढलते हुए सूरज का नजारा भी देखा जा सकता है। कन्याकुमारी में ही मौजूद है कन्याकुमारी टेम्पल, जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर को 8वीं शताब्दी में पांड्या राजवंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। हालांकि बाद में चोल, विजयनगर और नायक शासकों ने भी इस मंदिर की मरम्मत करवाई। इस मंदिर के बारे में कहावत है कि जब कुमारी और भगवान शिव की शादी नहीं हुई तो चावल और अनाज अध पके रह गए, जो बड़े बड़े पत्थर बन गए और वो आज भी इस मंदिर में मौजूद है। बता दें, इस मंदिर को आदिशक्ति के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये 3000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ हर साल हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। वहीं पर्यटक भी बड़ी संख्या में इस मंदिर की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुँचते हैं। कन्याकुमारी के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ आप चांद और सूरज दोनों
स्थानों को एक साथ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस राज्य को अलेक्जेंड्रिया ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। कन्याकुमारी टेम्पल के बाद यहाँ घूमने के लिए बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स में विवेकानंद स्मारक स्थल है, जो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित किया गया है। इसके अलावा पद्मनाभपुरम पैलेस भी कन्याकुमारी का बेस्ट पर्यटन स्थल है। अगर आप कमाल की वास्तुकला देखना चाहते हैं तो कन्याकुमारी में इस पैलेस के नजारे देखिए। ये पद्मनाभपुरम गाँव में नागरकोइल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। कन्याकुमारी में देखने लायक जगहों में शामिल है ओलाकुरुवी फॉल्स, जिस पर से गिरता पानी कांच से भी ज्यादा साफ होता है। ये कन्याकुमारी शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रैकिंग करनी हो, बोटिंग करनी हो या तैरना हो, ओलाकुरुवी झरने के पास वाटर स्पोर्ट्स का पूरा मजा ले सकते हैं। सुबह की शुरुआत अगर लोग भगवान और प्राकृतिक नजारों दोनों के दर्शन करके करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर सबसे सही जगह है। ये मंदिर तिरुचेंदूर शहर में मौजूद है, जो कन्याकुमारी से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने राक्षस को हराने के बाद यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। कन्याकुमारी के बारे में कहा जाता है कि साल 1937 में महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे और उनकी मृत्यु के बाद 1948 में कन्याकुमारी में ही उनकी अस्थियां बहाई गई हैं। उनकी याद में यहाँ गांधी स्मारक बनाया गया है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गांधी जी के जन्मदिन पे सूर्य की पहली किरण इसी स्मारक पे पड़ती है। बता दें, उनकी चिता की अस्थियों का कुछ हिस्सा आज भी इस पैलेस में है और उसी पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। इसके अलावा आप कन्याकुमारी में आवर लेडी ऑफ रैंसम चर्च, उदयगिरी का किला और भी कई चीजें देख सकते हैं। दोस्तों, कन्याकुमारी के बीच सबसे अलग माने जाते हैं क्योंकि यहाँ रंग बिरंगी रेत देखने को मिलते हैं, कहीं लाल, कहीं गुलाबी तो कहीं पीली और कहीं भूरे। इसके अलावा कई तरह के रंग आपको समुद्र किनारे पानी और रेत में नजर आ जाएंगे। कन्याकुमारी की ज्यादातर आबादी कृषि पे ही डिपेंडेंट है। हाल ही में कन्याकुमारी की लौंग को जीआई टैग मिला था। यहाँ की लौंग को बेस्ट मसालों में काउंट किया जाता है। इसके साथ ही कन्याकुमारी में नारियल की फसल प्रमुख है और यहाँ 24,000 हेक्टेयर में नारियल की खेती की जाती है। साथ ही यहाँ चावल, गन्ना, अनाज और हल्दी भी अच्छी खासी मात्रा में उगाई जाती है। कन्याकुमारी का मौसम देखें तो वो बहुत सुहाना रहता है। मानसून में भरपूर बारिश, सर्दियों में अच्छी खासी सर्दी, लेकिन गर्मी के मामले में यहाँ उतनी गर्मी नहीं लगती। वैसे मौसम के हिसाब से फसलों की बात करें तो रबर, लौंग, टैपियोका और केला यहाँ सबसे ज्यादा उगाया भी जाता है। कई जगहों पर चाय के बागान भी अलग ही खूबसूरती बिखेरते हैं। कन्याकुमारी के लोग दोस्तों खाने के बड़े शौकीन होते हैं और इनकी डाइट में रोजाना दाल चावल जरूर शामिल होता है। कन्याकुमारी के हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट और होटल में आपको दाल चावल मेन्यू में जरूर नजर आएगा। इसके अलावा चेट्टीनाड नॉन वेजिटेरियंस के लिए सबसे बेस्ट है। आपको यहाँ डोसा, इडली सांभर और मीठे में मुंथिरी कोथू भी मिलेगा। कन्याकुमारी में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए भी टूरिस्ट कन्याकुमारी पहुँचते हैं। त्योहारों के दौरान कन्याकुमारी का माहौल एकदम खुशनुमा और उत्साह से भर जाता है। यहाँ केप फेस्टिवल और कलाभाम फेस्टिवल जैसे त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा नवरात्रि, दीपावली और दशहरा जैसे त्योहारों की धूम तो कन्याकुमारी में अलग ही होती है। कन्याकुमारी के लोगों को काफी मिलनसार माना जाता है। अगर आप कन्याकुमारी में जाते हैं और किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो लोग सामने से आकर आपकी परेशानी पूछेंगे और उसे दूर करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ लड़ाई झगड़े भी बहुत कम होते हैं क्योंकि लोग फालतू की बातों से खुद को दूर रखना ही पसंद करते हैं। कन्याकुमारी में लोगों को हाथियों से बहुत प्यार होता है। इसके अलावा वो प्रकृति पे भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना अपनी सेहत पे देते हैं। कन्याकुमारी में आज भी ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों कन्याकुमारी तमिलनाडु का वो राज्य है जो तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। साफ सफाई के मामले में भी ये शहर काफी आगे है। यहाँ नारियल के बड़े बड़े पेड़ बहुत सुंदर नजर आते हैं। कन्याकुमारी में शॉपिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ का पहनावा अपने आप में खास है। ट्रेडिशनल कपड़ों की बात करें तो महिलाएं साड़ी और पुरुष लुंगी शर्ट पहनते हैं। शादियों में कन्याकुमारी की महिलाएं लाल या सफेद साड़ी लेकिन लाल बॉर्डर वाली पहनना पसंद करती हैं। शादियों में यहाँ की महिलाओं को सोने से लाद दिया जाता है, जबकि पुरुष इस दौरान सफेद धोती और शर्ट पहनते हैं। कन्याकुमारी जाने की बात करें तो सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच। इस महीने के दौरान यहाँ केप त्योहार भी मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। आप यहाँ मार्च से मई के महीने में भी आ सकते हैं। इस दौरान टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इन महीनों में कन्याकुमारी में सर्फिंग और तैराकी का मजा लिया जा सकता है क्योंकि इस समय समुद्र काफी शांत होता है। बाकी जून से सितंबर के बीच भी कन्याकुमारी घूमने जा सकते हैं। हालांकि ये ऑफ सीजन है, लेकिन फायदा ये है कि इस दौरान होटल्स और रेस्टोरेंट्स में अच्छी छूट मिल जाएगी, तो इससे आपकी ट्रिप कुछ हद तक सस्ती हो जाएगी। कन्याकुमारी पहुंचने की बात करें तो यहाँ सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कन्याकुमारी से 67 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। भारत के कई शहरों से आप यहाँ फ्लाइट के जरिए पहुँच सकते हैं। अगर आप तमिलनाडु, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु में रहते हैं तो यहाँ आपको कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट बस सेवा भी मिल जाएगी। साथ ही ट्रेन से कन्याकुमारी तक का सफर तय करना चाहते हैं तो बैंगलोर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस चलती है, जिसके जरिए आप कन्याकुमारी आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या एयरपोर्ट के बाद यहाँ के रिक्शा, ऑटो और दूसरे छोटे बड़े वाहन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। खर्चे की बात करें तो आपको एक दिन के रूम के लिए 400 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे,
जबकि 100 रुपए से 150 तक खाने का खर्च समझ लीजिए। और कुछ मॉन्यूमेंट्स फ्री हैं तो कुछ टिकट वाले हैं, इसलिए कुल मिलाकर आपको 20 से 25 हजार अच्छे से कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए। 1 से 2 दिन की ट्रिप है तो ये खर्च कुछ नीचे भी आ सकता है। तो दोस्तों ये है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। आप में से अगर कोई है कन्याकुमारी से या फिर तमिलनाडु से तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको कन्याकुमारी कैसा लगा। और अगर आप कन्याकुमारी जा चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें।